वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी चर्चा। और हमने इस चैनल में चर्चा एक खास भी ऐड किया है। तो चर्चा एक खास आज होगी। तो मेरे साथ कश्मीर से जुड़े हैं, श्रीनगर से एडवोकेट मोहम्मद असलम साहब। बेसिक ये उड़ी से हैं, प्रैक्टिस ये जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में श्रीनगर में करते हैं, और ये कॉमन हाई कोर्ट है जम्मू कश्मीर और लद्दाख का। तो दूसरे एडवोकेट हैं कश्मीर से जुड़ी हैं, ये उमा मलिक जी हैं। तो एक और मेहमान हमसे जुड़ेंगे थोड़ी ही देर, प्रीति शर्मा जी, तो जम्मू से जुड़ेंगे। तो बात ये है, हम जो टॉपिक है, चर्चा का विषय रहेगा, वो है जो पहलगाम की सैरन घाटी में हुआ किलिंग हुई, ब्रूटल किलिंग हुई। टूरिस्ट थे, निहत्थे लोग थे, जो टेररिस्ट ने, और टेररिस्ट जो आज आया है, जो एक सरफेस हो रहा है, पता चला है, एनआई की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन जो शक की सुई है, शक की क्या, काफी सबूत भी है उसमें हो गए हैं इकट्ठे, कि ये सारा पाकिस्तान के आईएसआई, पाकिस्तान की आर्मी का किया कराया है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, मेरे साथ जो मोहम्मद असलम साहब एडवोकेट भी तायद करेंगे, क्योंकि जो आर्मी चीफ है, जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ जी असिम मुनीर साहब, उसने ये स्टेटमेंट दी कि हिंदू और मुस्लिम एक अलग अलग कौम है और हमारे रीति राज अलग हैं, और इसलिए पाकिस्तान अलग बना था, और हमारा जो है वो अपना एक कम्युनल हैट्रेड और एक आर्मी ऑफिसर होते हुए, और एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, चाहे इस्लामिक है, लेकिन डेमोक्रेसी वहां पे भी मिnority है, वहां भी सिख हैं, वहां पे भी हिंदू हैं, आर्मी में भी है, हर उसमें है, तो डिपार्टमेंट में है, आप कह सकते हैं। तो आगे मैं एक बात करूंगा उसके बावजूद, और फिर जो इन्होंने जो किलिंग की टेररिस्ट ने, उसने एक आइडेंटिफाई किए कि भाई आप क्या हो, तो जो हिंदू जो मेल मेंबर थे उनको ब्रूटल किलिंग, एक मॉस्कर कह सकते हो, वो उनका किया। तो उसके बाद ये एक जो सीक्वेंस है, उसके बाद आपने देखा जहां पे ऑपरेशन संदूर हुआ, और पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन टाइज जो थे, इंडस वाटर ट्रीटी खत्म की, जो वीजा पे लोग थे, मेडिकल पे थे, शादियां जिनकी हुई थी, वो काफी उनमें हुआ, और बागर और डारी बॉर्डर बंद किया। तो मैं असलम साहब को ज्वाइन करता हूं कि मैंने एक थोड़ा सा विवरण बता दिया क्या है। तो असलम साहब ये बताइए, आप कैसे देखते हो जो बैसरन घाटी की वैली में, पहलगाम की वैली में जो किलिंग हुई, उसको आप क्या सकते हो, और उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुआ, और दोनों कंट्रीज के लोगों हाउ दे सबसे पहले तो सर आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें मौका दिया कि हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकें। इस वक्त सबसे ज़्यादा मुश्किल में उड़ी के लोग हैं, पुंछ के लोग हैं, करनाल के लोग हैं। तो जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं उड़ी में और मेरी फैमिली मेम्बर्स, उन्होंने वहाँ से अपने घर बार छोड़कर श्रीनगर आ गए हैं। कोई अपने किसी रिश्तेदार के पास आया, कोई अपना होटल बुक करके रह रहा है। अलबत्ता जो हमारे माल मवेशी हैं, क्योंकि हम गुजर बकरवाल कम्युनिटी से हैं, तो हर घर में गाय और बकरियां ये होती हैं, उनको काफ़ी नुकसान हुआ है। जानवरों का नुकसान पुंछ में भी हुआ है, करना में भी हुआ है, और उड़ी के सरहदी इलाकों में भी हुआ है। तो हम अमन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो पहलगाम में हुआ उसको तो कोई दुनिया की ताकत मना नहीं कर सकती कि वो कितना गलत एक्ट था, अनप्रोवोकेड एक्ट था नेबरिंग कंट्री की तरफ से। लेकिन उसका जो जवाब है वो डिप्लोमेटिकली दिया जाना चाहिए था। और उसके ऊपर जो सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र अक्सर किया जाता है, तो सर्जिकल स्ट्राइक से मुराद सर्जरी है। वो सर्जरी
बाकी किसी भी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाती। अगर आप गॉल ब्लैडर को निकालते हो या हार्ट की सर्जरी करते हो तो पूरी बॉडी में किसी को नुकसान नहीं पहुंचता, सिर्फ हम उसी को टारगेट करते हैं। लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल। नहीं हुआ। टारगेट जो है वो थोड़ा इधर उधर हो रहा है। दोनों ममालिक का आपसी जो शेलिंग होती है, आपसी जो लड़ाई है, इसमें गरीबों को काफी नुकसान हो रहा है। तो इस वक्त तो अवाम यही चाहती है जम्मू कश्मीर की कि लड़ाई को छोड़ दिया जाए छोड़ और दो। बातचीत से मसला हल किया जाए, और अमन जो है वही हमारी सेफ्टी के लिए जरूरी है। तो और मैं जो अपनी औरतें बच्चे कंटिन्यू। हैं तो उनके लिए भी ये काफी चैलेंज का वक्त है। जो प्रेग्नेंट लेडीज उनकी डिलीवरी का मामला होगा या उनकी जो वो मेडिकेशन का है वो काफी संगीन मामला रहता है। ऐसे ही हमारे हमारे माल मवेशी का मामला है, उनको जो जख्मी है उनकी ट्रीटमेंट के लिए एनिमल हस्बेंड्री का वैसा कोई हॉस्पिटल एस्टेब्लिश नहीं होता है। तो ये ऐसे बेसिक चीजें हैं जिनके ठीक है। ऊपर ध्यान से देखना चाहिए सरकार को भी तो और मैं दोनों दोबारा, ममालिक की फॉरेन मिनिस्ट्री को। बिल्कुल, जो आपकी बाकी बातें भी जो आपने टच की, मैं एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट आपकी कहूंगा जो आपने किया कि सर्जरी करनी चाहिए। और मैं आपको बात कह दूं, ये बिल्कुल सर्जरी हुई है जो ऑपरेशन संदूर है। और आप देखिए स्पेसिफिक प्रीसीजन टारगेट चुनेंगे, वही जो टेररिस्ट फैक्ट्री थी। मैं आपको एक सीक्वेंस बता रहा हूं जो ऑपरेशन संदूर का है। बिल्कुल कोई सिविलियन पॉपुलेशन पे नहीं, कोई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे अटैक नहीं हुआ है। और ये कंफर्म बात है, ये पूरी दुनिया को पता है और विद एविडेंस है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की, जो आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में जो आर्मी की दो जो लेडी ऑफिसर थी, विमेन ऑफिसर थी, उनमें बिल्कुल क्लियर कट विद एविडेंस दिखाया। और मैं ये ऐड एक और बात कर देता हूं जो आपने, लेकिन जो रिटेलिएशन में हुआ, हमने तो वही टच किया क्या, जो टेररिस्ट कैंप थे 9 लोकेशन पे बहावलपुर हुआ, और स्पेसिफिक बताया यहां से क्या क्या एक्टिविटी होती है। जहां यो जेके का एरिया है, जो आपका जो लोकेशन है, डिटेल में नहीं जाएंगे वो बिल्कुल। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने किया, ये 7 की डेट 1:30 बजे का 1:44 में अटैक था, जो टेररिस्ट कैंप्स पे हुआ, जो जहाज की फैक्ट्रियां थी, जो उसके बदले क्या किया, पुंछ में रात को शेलिंग हुई, जैसे हमने पहले भी एक एपिसोड किया। और पुंछ के एडवोकेट संजय रैना जी आए थे, और एक और हमारे साथ थे रिटायर्ड जो फॉरेस्ट ऑफिसर थे, लॉ ऑफिसर थे, उन्होंने भी, कुलदीप सूदन जी ने भी एविडेंस से दिया कि उसके बाद शेलिंग हुई और तबाही की गई। और आप बताओ, आप अपने उड़ी का, कि वहां पे कोई प्रोवोकेशन थी? कोई प्रोवोकेशन थी जो सिविल पॉपुलेशन पे वहां पे अटैक? कोई आर्मी ने अटैक किया था? बाद में आर्मी ने उस पे किया होगा जहां से गोले आ रहे थे, जहां पे जो सोर्स था। तो ये बात आप बताइए कि उड़ी की शेलिंग कोई इंडियन फोर्स की तरफ से कोई प्रोवोकेशन थी? ये मैं और बात कर रहा हूं, बिल्कुल इसके बारे में आप बताइए, ये बिल्कुल। बताइए। जैसा कि वहां से जो शेलिंग हुई है वो इनोसेंट किलिंग्स की इंटेंशन से हुई है, जो बिल्कुल यूनाइटेड नेशन में या दीगर ममालिक में किसी भी दुनिया के बड़े प्लेटफॉर्म पे रखने के काबिल है। जो यहाँ से हुई थी वो टेररिज्म के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक हुई बिल्कुल। थी। तो ये एक एक और भी मैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हाँ, जिसको एनालाइज करने नहीं, की एक जरूरत और एक ही बीच बीच में करते रहेंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी का इंस्ट्रक्शन ही दे, हमने कोई बार पाकिस्तान के साथ नहीं करनी है, कभी नहीं करनी है, अभी भी बार लाइक सिचुएशन है, बार डिक्लेयर नहीं हुई। है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि
आवाम जो है वो पीस चाहती है, नुकसान ह्यूमन हो या एनिमल का हो या हमारी प्रॉपर्टी का हो, बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऐसे में जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जैसे रिटायर्ड जनरल कोर कमांडर डिलान साहब हैं, या रिटायर्ड जनरल डीपी पांडे साहब हैं, या हुदा साहब हैं, इनका जो रोल बनता है, इनको आगे आना चाहिए और एज एक्सपर्टीज आवाज कम आ मामले रही है के असलम ऊपर। साहब, आवाज आप कर रहे हैं, आवाज कम है प्लीज। अब आवाज आ रही है? हाँ हाँ, अभी थोड़ी लाउड। तो मैं ये कह रहा था कि जो रिटायर्ड आर्मी के जनरल्स हैं और जिस तरह एएस दौलत साहब जैसी शख्सियत हैं, इनका भी रोल बनता है, बिकॉज वी कैन नॉट यूज वेपन्स, बट आइडियोलॉजिकली वी कैन काउंटर द थिंग्स, आइडियोलॉजिकली वी कैन मोटिवेट द एम्बेसडर्स और पीस मिशन कीपर्स, और उनके जरिए जो मामले का हल है वो निकाला जा सकता है। वार इज नॉट द सॉल्यूशन, ये हर कोई कह रहा है, और इससे काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है हमारा। तो एक ही इस वक्त अर्जेंट मुद्दा जो है, जैसे जब हम हाई कोर्ट में कोई पिटीशन लगाते हैं तो अर्जेंसी मेमो लगाते हैं, तो वो अर्जेंसी जो है वो यही है कि गोलियां रुक जानी चाहिए, शेलिंग रुक जानी चाहिए, जानें बचनी चाहिए, और उसके बाद जो पहलगाम का अटैक हुआ उसके ऊपर इंक्वायरी हो, उस पर ट्रायल चले, उस पर गुनेगारों को पकड़ा जाए। फिर पोस्ट पहलगाम पे अगर कोई मुद्दा हुआ या इंडस वाटर ट्रीटी का मामला हुआ, तो इन सब चीजों के ऊपर कानूनी तौर पे चर्चा हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने कहा बिल्कुल एग्री करते हैं। और लड़ाई किसी जंग जो है ना, ये कभी भी मतलब फायदेमंद किसी के लिए भी नहीं। कल जम्मू में रात को, जम्मू पठानकोट जो हमारे सिटी थे, राजस्थान, पंजाब और माता वैष्णो देवी, कटरा तक इनके ड्रोन आए, मिसाइल आए, लेकिन हमारा जो सिस्टम था, जो डिफेंस एयर सिस्टम है हमारा, बड़ा पावरफुल है। उन्होंने सारे इनके जो ड्रोन मिसाइल, जो इनका अटैक था, विफल कर दिया। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन देखिए, जो हालात पाकिस्तान में है, इसको चाहे पॉलिटिकल देखो, चाहे आर्मी में, और ये सारा जो आर्मी है, ये कोई इसका एक ही काम है, व्यापार करना, बिजनेस करती है बड़े बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट में, और आईएसआई को ये ऑपरेट करती है टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए। ये खुद माना है डिफेंस मिनिस्टर, सारी बातें आपके सामने है, नॉलेज है, दुनिया जानती है। लेकिन जो आपने कहा, मुसीबत में कौन है? जो आम एलओसी आदमी। पे, जो आईबी पे है। मैं देख रहा था, सारे वो घर तोड़ दिए, और पुंछ का तो बुरा हाल किया है। और जो आपका गांव है, मैं देख रहा था बीबीसी पे, उसका तो इस्लामाबाद में तो काफी वो हुआ। तो हाँ सफरर जी। कौन है? बिल्कुल ठीक है आपकी बात। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि इसका क्या हाल है? कैसे दोनों जो नेशन है ये दोबारा क्लोज आए, और पाकिस्तान एक कमिटमेंट करे कि मैं, वो भी कहता है, दुनिया में ये कहता है कि मैं भी सफरर हूं टेररिज्म का, और वो भी, और एक कमिटमेंट करे कि भाई मैं टेररिज्म के साथ जॉइंट एक टास्क फोर्स बनाएंगे, और जो अड्डे हैं वहां पे उनको खत्म करेंगे। तो पॉलिटिकल बातें हैं, इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं, उसके बारे, इसके बारे में आप क्या कहोगे? क्या आप जो मैंने सबसे कहा है पहले तो इसको आगे जो बढ़ाएं? रिसेंटली डीजीआई एसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, उन्होंने बात सॉवरेंटी की छेड़ी, और हम कानून के स्टूडेंट होने के नाते ये जानते हैं कि एक मुल्क के एसेंशियल एलिमेंट्स में जहां पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट है, वहां सॉवरेंटी का भी एक अपना रोल है। अगर सॉवरेंटी नहीं होगी तो मुल्क की जो असल हकीकत है, शनाख्त है, वो खत्म हो जाती है, चाहे वो कोई भी मुल्क हो। तो जब तक वो अपनी एग्जिस्टेंस रखेगा सॉवरेंटी को जिंदा रख के, तो उसको इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड या बाकी जो एड्स हैं या डिप्लोमेटिक कम्युनिटीज हैं, बाकी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है, बेनिफिट्स हैं, वो मिलते हैं।
उस सॉवरेंटी को प्रोटेक्ट करने के लिए दोनों ममालिक जो हैं आपस में जंग कर रहे हैं। और अगर ये जंग रुक जाती है तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी, इंटरनेशनल जूरिस्प्रूडेंस में भी और इंटरनेशनल रिलेशंस में भी दोनों का मेयार जो है वो ऊंचा हो जाएगा। क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री से न सिर्फ इंडिया की आर्मी और पाकिस्तान की आर्मी बल्कि यूनाइटेड नेशन और जो सुपर पावर कंट्रीज हैं उनका भी रोल होता है। और कुछ ममालिक ऐसे होते हैं जो इसका फायदा उठाते हैं ताकि उनका आर्म्स एंड एम्यूनिशन बिके, और उस आर्म्स एंड एम्यूनिशंस के जो इकोनॉमी जिसमें तबाह हो जाएगी वो हमारे दोनों ममालिक जो हैं इंडो पाक ये एजुकेशन और हेल्थ पे खर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों प्राइम मिनिस्टर्स की जिम्मेदारी है, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर्स, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर्स, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स दोनों ममालिक के, क्योंकि हमने अंदाजा लगा लिया जो विजन है, जो मंतक है आसिम मुनीर साहब का। आसिम मुनीर को रिसेंटली शायद एडिशनल चार्जेस भी दिए हैं पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के। तो मेरे ख्याल से उनमें तरमीम आनी चाहिए, क्योंकि जब तक ना नेशनल सिक्योरिटी सेक्रेटरीट, इंटरनेशनल फॉरेन जो हाई कमीशंस या फॉरेन मिनिस्ट्री है वो अपना काम ठीक से ना करे, मंतक को लगा के ना करे, तो मामला काफी बिगड़ भी सकते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है किसी दूसरे मुल्क में जाके बेगुनाहों को मारना। ये तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन को एक इंटरनेशनल मुद्दा बनाया जा सकता है। बिल्कुल जो आपने कहा है तो हम ये कहेंगे, बिल्कुल आपकी बात है, ये बहुत ज्यादा खर्चा होता है। जो एक कोई भी बार होती है, एक तो दरबदरी अलग होती है, और दोनों कंट्रीज मुझे नहीं लगता किसी भी ये अफोर्ड कर सकती। और पाकिस्तान का तो बुरा हाल है। और मैं एक बात बता दूं, जिसके सहारे ये लड़ाई लड़ रहे हैं, चाइना और यूएस ने तो कह दिया हमें कोई लेना देना नहीं। जो यूनाइटेड स्टेट, वो उनका जो वाइस प्रेसिडेंट है उसने भी कह दिया, जो यहाँ पे आया था इंडिया। तो ये बिल्कुल आपकी बात जो है, सब तमाशा देख रहे हैं, और सारे हमें एक ही दोनों कंट्रीज को बेटर सेंस प्रवेल करना चाहिए। और जो तब ही होगी अगर जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल गवर्नमेंट है अपनी डोमिनेंस दिखाएगी आर्मी पे, और वहां पे कोई पॉलिटिकल सिस्टम जो डेमोक्रेटिक सिस्टम इसको कह दो, उसकी डोमिनेंस आएगी। आर्मी जो पॉलिटिकल सिस्टम के मुताबिक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के पास, इलेक्टेड गवर्नमेंट के मुताबिक चलेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। होता क्या है, नवाज शरीफ साहब कुछ कहते हैं, कहते मुझे को पता ही नहीं, तो कारगिल हो जाता है। जी हाँ, भारत ने इस बार जो ब्रीफिंग दिलवाई है वो कर्नल सोफिया कुरैशी एक वुमेन ऑफिसर के थ्रू दिलाई है, जबकि पाकिस्तान में ऐसा हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। और हमारे मुल्क में न सिर्फ फौज में बल्कि एडवोकेसी में, जर्नलिज्म में, आपने अगर सुना होगा इंदिरा गांधी एक बड़ी पावरफुल प्राइम मिनिस्टर रही है। और ऐसे ही हमारे जम्मू कश्मीर में भी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की ऑनरेबल चीफ जस्टिस गीता मित्तल मैडम जब रही तो उनके दौर में हिस्टोरिकल काम हुआ, चाहे वो लीगल सर्विस अथॉरिटी को लेके हो या फिर जुडिशरी के जजमेंट्स को लेके हो। तो इससे ये भी बिल्कुल आया है कि हमारे मुल्क में वुमेन एम्पावरमेंट भी जो है वो भी पाकिस्तान से बहुत बेहतर हो रही है, और वो भी मुस्लिम वुमेन एक हिंदू मुल्क में। तो जो इसी को आपने कहा ना मद्देनजर कि रखते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमारे हमारे साथ आज उमा मलिक भी हैं जो आज के इस डिस्कशन में शामिल हैं, तो उनका भी इंट्रोडक्शन भी ले लें और उनका अगर कोई क्वेश्चन होगा तो वो भी पूछेंगी। उमा जी, तो उमा जी क्या देखते हैं? और एक बात ये है कि जो इन्होंने कहा असलम भाई ने कि भाई जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की डिफेंस के जो फॉरेन मिनिस्ट्री ने की, उसमें 2 आर्मी ऑफिसर्स जो वीमेन थी उन्होंने प्रेस को ब्रीफिंग की, और सारा, और वो बड़ी काबल दोनों जो आर्मी ऑफिसर है। तो पैसा क्या देखते हैं? तो हमने आपने बात जो आपने भी नजर रखी होगी कि ये जो बैसरन घाटी में पहलगाम में जो किलिंग हुई है, जो एक बार्बरिक एक्ट है,
धर्म पूछ के मारा गया, और जो आगे आप क्या चाहते हैं, कैसे थोड़ा ब्रीफ करें ताकि दर्शक इस पे बारे में आपकी ब्रीफिंग। जी पहले और तो आप आपने मुझे कश्मीर से हैं तो एक मैटर जी करते हैं, जी जी प्लीज। पहले तो आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, इसका यहाँ पे आपने हमें बोलने के लिए मौका दिया, तो बहुत बहुत शुक्रिया। अब थैंक मैं एक बात सबसे पहले बोलूंगी, जो भी ये पहलगाम का अटैक हुआ, धर्म पूछ के जो भी बोला, ये बहुत ही बड़ा एक तो धब्बा लग गया है, जिसकी वजह से आगे बहुत ज्यादा वायलेंस हो गई है, वार छिड़ गया है दोनों कंट्रीज के बीच में। दोनों कंट्रीज के बीच में जो वार छिड़ गई है, वो बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह साबित हो रही है दोनों कंट्रीज के लिए। जैसा कि हर कोई शोबा इसमें मुलविस हो गया है, हर किसी शोबे में सब कॉम्प्लिकेशंस हो रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है हर किसी जगह में। सबसे ज्यादा तो बॉर्डर एरियाज पे जो भी गांव है, जो भी वहां पे है लोग रहते हैं, वहां पे सबसे ज्यादा हो गया है प्रॉब्लम। पहले तबाही तो होगी। मेरे जो हाँ हाँ मेरे जो काफी सारे फ्रेंड्स हैं, वो वहाँ पे एडवोकेट्स है, वो वहाँ पे है, पहले तो करना में है। वो वहाँ से जो ही वहाँ पे शेलिंग हुई, उन्होंने कहा कि हम वहाँ नहीं रह सकते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो तब वहां से वो आ गए, उसी उसी टाइम उन्होंने रात के ही टाइम उन्होंने सफर किया और श्रीनगर आ गए। यहाँ पे उनको थोड़ा वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। अब इससे तो उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, प्लस यहाँ का भी शोभा मुलविस हो गया इसमें, उस वजह से हमें भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे वहाँ की लेडीज जो है, जो प्रेग्नेंट लेडीज थी, जो वहाँ पे बेचारे काफी गरीब लोग हैं, कुछ लोग तो आ गए। अब मैं उनकी बात करूंगी जो वहां पे जो काफी गरीब लोग हैं, जो आ नहीं सकते हैं, जिनका कोई ठिकाना नहीं कहीं जाने का, वो बेचारे कहाँ जाएंगे। मेरी फ्रेंड तो आगे यहाँ पे उसका घर था, उसके रिश्तेदार थे, बाकी कोई भी था, बाकी कुछ लोग नहीं, ऐसे हैं जो आ नहीं सकते। बिल्कुल, जो मैडम आपने कहा बिल्कुल एग्री करते हैं। यही सफरिंग जो है दूसरी साइड पे भी है, जो हाँ आपने सफर सही किया है। ना। देखिए, होता क्या है, जो पीओजे के दूसरी साइड पे एक ही लोग हैं आप लोग, जो लोग आप वहां पे हैं उस साइड या इस साइड पे, जो करना है, उड़ी है, रजौरी पुंछ है, तो दोनों के लोग रिश्तेदार दूसरी साइड पे हैं, और दोनों लोग ये फेस कर, ये असलम भाई भी हमारे से मुत्तफिक होते, लेकिन क्या करेंगे। देखिए हुआ क्या, जब फायर आया, पुंछ में आया, करना में आया, उड़ी में आया, शेलिंग इनडिस्क्रिमिनेट की गई, कोई टारगेट नहीं था। क्या कोई आर्मी एस्टेब्लिशमेंट थी सलमाबाद में या उड़ी के किसी इलाके में? सिविलियन पॉपुलेशन पे क्यों फायरिंग करनी? हमने जो टारगेट टच किए वो टेररिस्ट के अड्डे थे। हाँ, उसके बाद जो इंडियन फोर्सेस ने आर्टिलरी फायर किया, जो इनको काउंटर करने के लिए, जो पुंछ में हुआ, उड़ी हुआ, बॉर्डर इंटरनेशनल पे हुआ या एलओसी पे हुआ, वो काउंटर करने के लिए जहां से फायर आ रहा था। तो आपकी बात ठीक है, तो जो आपकी वो प्रोवोकेशन तो कोई नहीं थी। तो एक ये बताइए, जो बैसरन घाटी में जो किलिंग हुई, ये आप क्या देखते हो? और जो इंडिया ने उसका जो ऑपरेशन सिंदूर किया, क्या आप कैसे देखते हो, इसके बारे में बताइए। जो किलिंग डेथ लोगों को नाम पूछ के, धर्म पूछ के किया, वो आप उसको, कश्मीर से हैं और एक आप विमेन हैं, लेडी हैं और माता शक्ति हैं, आप इसके बारे में क्या दें? जो यहाँ पे किलिंग हुई पहलगाम में, वो तो उसके खिलाफ पूरी दुनिया है। हम ही नहीं, कश्मीरी लोग ही नहीं, इंडियंस नहीं, पूरे हर नहीं। कोई दुनिया इसके खिलाफ है, क्योंकि एक का कत्ल नहीं, 10 का कत्ल नहीं, पूरे इंसानियत का कत्ल हुआ है, क्योंकि इसके खिलाफ हम सारे लोग हैं। कैंडल मार्च भी हुआ है हर जगह, कश्मीर में भी हुआ, जम्मू में भी हुआ, हर जगह कैंडल मार्च हुआ। उन पहलगाम के जो वहां पे जो मरे लोग, उनके लिए कैंडल मार्च भी हुआ काफी सारा।
वहां पे, यहाँ पे भी। अब हम बोल रहे हैं कि अब जो भी आगे छिड़ रही है जंग, उसकी वजह से और वैसे ही मासूम लोग मारे जा रहे हैं। जैसे कि आपने बोला पहलगाम में मरे इतने लोग, अब और मर रहे हैं। इसका कुछ तो वार जो है वो तो छिड़ गई ना, जो अब पहलगाम में हो रहा है, हुआ वो। अब आगे और सिविलियंस, इनोसेंट्स और मरेंगे, उससे हर किसी चीज का नुकसान होगा, पाकिस्तान का भी, इंडिया का भी। और फॉरेन मिनिस्ट्री जो भी बोलते हैं, वो तो कह रहे हैं वार को रोक दो, एक दो ममालिक होंगे जो कहेंगे। बाकी जैसा कि असलम साहब ने कहा कि वो बाकी कुछ तमाशबीन हैं जो एक और एम्बिशंस का क्वेश्चन है, एक आप जो दूसरी साइड पे हैं, जो समझो पीओजेके के लोग जो दूसरी साइड पे हैं अक्रॉस द एलओसी, उनको आप जो आपके ही हमारे ही भाई हैं जो बिछड़े हुए हैं, आप उनको क्या कहते हैं कि भाई आप जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है और जो सिविल पॉपुलेशन है, चाहे पाकिस्तान की है या पीओजेके की है, उनको आप क्या कहते हैं कि अपनी हुकूमत को आप ये कहो कि भाई टेररिज्म के खिलाफ हिंदुस्तान लड़ाई लड़ा है, तो इसमें आप क्यों नहीं टेररिस्ट अटैक वहां से बंद करते? तो आप क्या कहेंगे ये पाकिस्तान की जनता को और पीओके की जनता इस बारे में जी। कि वो शांति बनाए? शांति तभी बनेगी जब टेररिज्म खत्म। प्लीज। सबसे पहली बात है टेररिज्म, जिससे किसी इंसान का नुकसान हो, उसके खिलाफ तो पूरी दुनिया है। भले वो टेररिज्म हो, किसी कोई भी चीज हो जिससे देश को नुकसान हो रहा है, जनता को नुकसान हो रहा है, वो पूरे देश के खिलाफ है। वो मैं भी बोलूंगी, आम नागरिक भी बोलेगा, एक एडवोकेट होने के नाते मैं भी बोलूंगी, मैं दूसरों के लिए भी बोलूंगी, क्योंकि अभी मैं आवाज हूँ सबकी। अभी जो बोल नहीं पा रहे हैं, आ नहीं पा रहे आगे, उनकी तरफ से मैं बोलूंगी कि उनको कितना तकलीफ हो रही है, उनको, वो कितने लोग मर रहे हैं, लेकिन वो आगे नहीं आ सकते बोलने के लिए। अभी वो दुख में है, तकलीफ में है, अभी वो मर रहे हैं, अभी वो बोल नहीं सकते। अब हम बोल रहे हैं कि टेररिज्म, टेररिज्म जो है वो हम भी इसके खिलाफ है, कश्मीर के लोग भी उसके खिलाफ है कि बंद होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा नुकसान हो रहा है। कश्मीर में भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। यहाँ पे टूरिज्म जो भी हो रहा था, यहाँ पे कोई टूरिज्म आ रहे हैं ना के बराबर आ रहे हैं, क्योंकि काफी लोग डर रहे हैं यहाँ आने से। इससे तो हमारा नुकसान हुआ, आम नागरिक का नुकसान हुआ। ये तो इकोनॉमिकल नुकसान है ना, इसकी वजह से हमारा खुद का नुकसान होता है। और हम टेररिज्म के बिल्कुल खिलाफ है। हम चाहते हैं जो भी ये देश कर रहा है, भले ही वो पाकिस्तान ही क्यों ना हो, हम उनसे कर रहे हैं ये यहाँ से कि वो ये सब ना करे, क्योंकि इसकी वजह से उनका भी नुकसान हो रहा है। वो हमारे देश के काफी सारे जो रिलेटिव्स है, उनके काफी सारे रिश्तेदार हैं, जो काफी सारे भाई हैं, वो उस तरफ भी है। और हम चाहेंगे कि वो ये सब ना करें, जिससे आगे हमें नुकसान हो और ये सब बंद हो जाए। हमें काफी ज्यादा यहाँ पे डर, काफी ब्लैकआउट हो गया। जब जम्मू में मेरे काफी सारे रिश्तेदार हैं, जम्मू में रहते हैं, मैं रामबन से हूँ खुद, तो मैं अभी यहाँ पे कश्मीर में प्रैक्टिस कर रही हूँ। काफी सारे मेरे जो रिश्तेदार गए हुए थे रामबन से जम्मू, वो भी आ गए उसी टाइम। कुछ को तो छोड़ा नहीं, क्योंकि बोला रात को अभी सफर नहीं कर सकते, क्योंकि हालात बहुत ज्यादा, कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। कुछ को छोड़ा नहीं, कुछ आ गए वहां पे। इतना डर का माहौल है इसकी वजह से। अब जो इंडिया ने किया, पाकिस्तान ने किया, मैं चाहती हूँ दोनों के बीच में अमन हो। दोनों अब आपस में बैठ के बात करें, दोनों अच्छे से बात करें, ताकि हमें कोई नुकसान हो आगे। देश को बेहतर बनाने के लिए जो सही रहेगा, नुकसान से, वॉर से तो बहुत पीछे चली जाती है कंट्रीज, बहुत पीछे। जितना हमने डेवलपमेंट किया था आज तक, उतना बहुत कम हो गया। जैसा कि हमने डेवलपमेंट आज तक की थी कश्मीर में भी, इंडिया में, वो पाकिस्तान ने भी जो किया था, थोड़ा सा जो बेहतरी हुई थी वहां पे, वो भी बहुत पीछे चले गए। हम भी बहुत पीछे चले जा रहे हैं और भी। अब मैं चाहती हूँ कि जो हमारे देश है और जो पाकिस्तान का देश है, वो ये सब चीजें बंद कर दे और आपस में जो पीसफुली जो सही रहता है, वो बात करके पीसफुल तो कोई रेजोल्यूशन आपका निकाले। ये आ गया कि हर हालत में
पीस रिस्टोर होने चाहिए, दोबारा जी। पीस होना, अमन शांति होने चाहिए। और जो टेररिज्म के को हर एक ने डिस्करेज करना चाहिए, उसको दबाना चाहिए, क्योंकि जो टेररिस्ट एक्टिविटी है, जो टेररिस्ट है, वो किसी का सगा नहीं हो सकता, किसी वो नुकसान ही देगा, कोई फायदा नहीं देगा। जो टेररिस्ट एक्ट है या जी, वो टेररिज्म तो है, कश्मीर के खिलाफ भी है, वो तो पूरे बिल्कुल इंडिया के खिलाफ पूरी है, दुनिया का वो है, पाकिस्तान के बिल्कुल खिलाफ भी। मतलब मैं चाहती हूँ ये पाकिस्तान टेररिज्म भी, खत्म हो जाए, बिल्कुल पीस आ जाए, देश में डेवलपमेंट हो, बहुत सारे मेडिकल में, एजुकेशन में काफी सारी डेवलपमेंट होनी चाहिए, जिससे हमारा देश देखिए, ऊपर उठे। देखिए आज हुआ क्या, मैडम सुनिए, असलम साहब भाई भी ज्वाइन करेंगे, असलम साहब मैं ये भी ज्वाइन करेंगे। मैं ये बता दूं आपको कि सफर करूंगा, एक मेडिकल असिस्टेंस मिलती थी, लोग इलाज कराने आते थे पाकिस्तान के, और एक टाइम था जब मुफ्त इलाज एक दिया था जो गरीब लोग पाकिस्तान से आते थे इंडिया में। एक प्रोग्राम था एक टाइम पे, जो हमारी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट था, गवर्नमेंट था, उसने चलाया था, बाकी इलाज भी आता था। एक वो बंद हो गया। एक सबसे बड़ी बात जो है, बच्चे बिछुड़ गए, बीवियां बिछुड़ गई, जो शादियां हुई थी, आपने देखा बाघा बॉर्डर पे बच्चे कैसे रो रहे थे, औरतें कैसे रो रहे थे, उनके हस्बैंड कैसे रो रहे थे। देखिए ये जो रिश्ता है ना हिंदुस्तान का और पाकिस्तान का, जनता भी ज्यादा जनता सफर है, तो ये टेररिज्म का जो, तो असलम भाई आप ऐड करें, बताएं कि जैसे मैडम ने बताया, बहुत अच्छा कहा, पीस ही हल है, आखिर में टेबल पे आना पड़ेगा। मैंने जैसे पहले कहा, डेवलपमेंट की प्लीज बात हुई, उड़ी के अंदर 3 हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं। एनएचपीसी वहां पर डेवलप कर रही थी, वहां पर सड़कें अच्छी बन रही थी, इंटरनेशनल ट्रेड जब चला इस्लामाबाद मुजफ्फराबाद के दरमियान, तो वहां डेवलपमेंट हुई। अब वो सारी चीजों पे पानी फिर गया, और उसके अलावा जो इमोशनल डिप्लोमेसी है वो आपको लैक होती हुई नजर आई। वो तो उसका तो जनाजा निकल गया कि एक बंधन में जब दो बंध गए थे, एक हस्बैंड और वाइफ अब जुदा हो रहे हैं, वो शादी के 7 दिन के बाद नहीं, बल्कि 7-7 सालों के बाद जुदा हो रहे हैं। कई लोगों के बच्चे बेंगलोर में पढ़ते थे, दूसरे ममालिक में पढ़ते थे, उन बच्चों पे क्या गुजरी होगी। दिस इज द क्लियर कट ह्यूमन राइट्स वायलेशन। और इन चीज़ों के ऊपर जो है इंटरनेशनल जूरिस्प्रूडेंस के दायरे में रह के जो जूरिस्ट्स हैं उनको भी सोचना चाहिए, और पार्लियामेंटों के अंदर बिल पास होनी चाहिए। सिटीजनशिप का जो एक्ट है वो अमेंड होना चाहिए कि अगर दोनों ममालिक में वार लाइक सिचुएशन हो, तो उस वक्त जो शादीशुदा लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो मिल्क सकिंग बेबीज हैं, उनका क्या। तो ना इसके ना ऊपर ना, हम आपसे भी ये एक राय अ- चाहेंगे। असलम साहब मैं रोकता हूं जी आपको इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए। देखिए होता क्या है इस पॉइंट में, एक मैडम आप भी जुड़े, आप भी सुने बात, तो बिल्कुल सबने है। इसमें क्या है, एक सेक्शन 5 है जो हमारे इंडियन सिटीजनशिप की है, जो है, मैं ये कानूनी बात बताऊंगा, आप एडवोकेट हैं, आप एक बात, उसमें क्या है कि शादी हो जाती है, लोग क्या करते हैं, जो लड़की यहां पे आती है, ये कन्फाइन नहीं है पाकिस्तान तक है, ये तो हर जी, कंट्री में है, जो बिल्कुल। एनआरआई हैं। आप सऊदीया में कर लो, आप यूएस में कर लो, इंग्लैंड में कर लो, कनाडा में कर लो, पूरी भारतीय, जैसे नहीं है कि कन्फाइन जम्मू कश्मीर है जहां पाकिस्तान के में शादियां होती हैं, बहुत है। इसमें क्या प्रोविजन है कि जो लड़की आ गई जहां शादी करके, उसने क्या करना है, वो रेजिडेंट बन गई किसकी, जम्मू कश्मीर की, इंडिया की, जहां पे भी है, वो बनेगी तब उसकी रजिस्ट्रेशन होगी, सुनिए बड़े मजेदार, रजिस्ट्रेशन होगी एज ए इंडियन सिटीजन। तो वो क्या है, 7 years रेजिडेंट चाहिए, ये प्रोविजन है, ओके। 7 हाँ, हाँ। years रेजिडेंट चाहिए, फिर उसको सिटीजनशिप मिलेगी।
लेकिन बात जो होती है ना, इंपॉर्टेंट बात बता दूंगा आपको, बात होती क्या है कि क्या करते हैं वहां पे जो लोग हैं ज्यादा, वो क्या करते हैं, सिटीजनशिप पाकिस्तान की नहीं छोड़ते, यूएस की नहीं छोड़ते, कनाडा की नहीं छोड़ते, इंग्लैंड की नहीं छोड़ते, और दूसरी कंट्री की अपनी जो सिटीजनशिप नहीं छोड़ते हैं जो लड़की शादी करके इंडिया में आती है। फिर क्या होता है, ड्यूल सिटीजनशिप, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन, और ये ड्यूल सिटीजनशिप इंडिया मानता नहीं। सुनिए बड़ी मैं, फिर क्या करते हैं, ये लॉन्ग वीजा पे रहते हैं, 15 साल भी शादी और लॉन्ग वीजा ही चलता रहता है, जो है ना एलटीवी आपने सुना होगा। और पूछो कि हमने लॉन्ग वीजा के लिए अप्लाई किया है, जैसे वो सीआरपीएफ की जो जिसमें इंटरवीन किया है अपने हाई कोर्ट ने, 2 केसेस में किया है, एक पुंछ के, एक वो, दोनों मैंने अपनी फेसबुक पेज पे भी डाले, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो उसमें क्या है, वो उसने कहा भाई आपने लॉन्ग टर्म वीजा के लिए अप्लाई किया तो आप स्टे कर सकते हो। तो दूसरे जिनको, जो टूरिस्ट था, जो मेडिकल वीजे पे थे, जो अदरवाइज, तो एक तो बात है जो शादी करके आइएगा, बच्चे हैं उसके, ये तो एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे शी इज एंटाइटल्ड फॉर सिटीजनशिप। लेकिन होता क्या है, गलती क्या करते हैं जो भी वहां पे आ जाता है, देखिए आपके जो सजाद लोन साहब हैं, सजाद लोन साहब है ना, इनकी बीवी भी अमानुल्लाह खान की बेटी है, तो वो भी लॉन्ग टर्म वीजा पे ही एक्सटेंड हो रहा है, सिटीजनशिप लेना नहीं चाहते थे। और वो क्यों है, तो सिटीजनशिप तब मिलेगी जब आप उस सिटीजनशिप को छोड़े हुए, क्योंकि वन कैन नॉट हैव ए ड्यूल सिटीजनशिप इन इंडिया। वो ये बात है जो फिर क्या होता है, जब इस किस्म की सिचुएशन बनती जो बनी है, तो फिर ये वापस भेजे जाते हैं, और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे या लीगल ग्राउंड पे, कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड पे कोर्ट्स इंटरवीन करती हैं, और जो दरबदरी होती है बच्चों की, हस्बैंड वाइफ का बिछड़ जाना 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, वो दर्द बहुत बुरा है। लेकिन हमने एक लीगल प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ला के, क्योंकि आप लोग एडवोकेट हो, आपके पास केस, और मैं भी जज रहा हूं, इसलिए ये भी मैंने समझा कि एक बात आपसे कर ली जाए, क्योंकि आपने ये मुद्दा उठाया था, बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा। तो हमने ये लोग, आप इस बारे में अगर कोई और क्लैरिफिकेशन लेनी हो तो प्लीज बात करें, कोई बात करें, अगर कोई क्लैरिफिकेशन इस बारे में जो मैंने एक पॉइंट रेज किया। इमोशनल चीज जो है उसको कानूनी जो फिलॉसफी है, ज्यूरिस्प्रूडेंस है, वो नहीं मानती है ना। कोई एनडीपीएस में बुक है, कोई रेप केस में बुक है, तो उसके घर वाले अगर सफर कर रहे हैं तो उनको कंसीडर कोर्ट अक्सर नहीं करता। लेकिन जो ये वाला मामला है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मामला है, इससे अगर इमोशनल इफेक्शन हो, जहां पर बच्चों का फ्यूचर हो, जहां पर लार्जर इंटरेस्ट हो, तो अमेंडमेंट की जरूरत है, या फिर ऐसी गाइडेंस हो फॉरियन जो लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने शादियां की हैं, कि आप ड्यूअल सिटीजनशिप जो है उसको ना इख्तियार करें, बल्कि आप सिंगल सिटीजनशिप लें, जो आपको ऐसी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में भी फायदेमंद साबित। मैं इसके बारे में पहले भी बात की, और एक सजेशन भी आई है कि जब शादी करके आती है उसी वक्त शी शुड अप्लाई जहां उसका फॉर रजिस्ट्रेशन, और जो आपने बात की इंटरम रिलीफ उसको दे देनी चाहिए कि शी इज रजिस्टर्ड टेम्परली, जो आप फिर ये वाली बातें नहीं होंगी। उसका अल्टरनेटिव अभी क्या किया, एलटी, लॉन्ग टर्म वीजा, लेकिन वो हल नहीं है। वीजा कभी भी खत्म हो सकता है, लेकिन इंटरम रजिस्ट्रेशन हो जाए और उसमें अगर समझाया जाए जो लड़की जहां आई है वो कहीं यूनाइटेड स्टेट से आई है, यूएसए से आई है, कनाडा से आई है, कहीं से भी नहीं आई हमने, वी आर नॉट कन्फाइंड टू पाकिस्तान, तो बांग्लादेश से आती है, कहीं से भी शादी,
वो क्या करे, उसको जो आपने कहा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उसकी इंटर्म रजिस्ट्रेशन हो जाए, उसके बाद इंटर्म रजिस्ट्रेशन और टाइम विद द 7 ईयर्स, जो टाइम है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 7 ईयर वो रह सकती है, वो उसको रजिस्ट्रेशन हो सकती है। ये जो आप फिर, लेकिन फिर भी जो हमारी जो कोर्स है वो रेस्क्यू पे आती है, जैसे आई है आपके सामने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड जो आपने कहा है, तो वो और भी एक वार लाइक तरीकाकार है। तो सिचुएशन में हम दोनों ममालिक जो है इनके जो हेड्स हैं या आर्मी चीफ हैं, एनएसए हैं, फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, इनको इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। जैसे मेरा आबाई वतन जो है वो बाड़न सिंहतुंग है। आजकल हम सलामाबाद उड़ी में रहते हैं और मेरे जो माँ है वो चरुंडा उड़ी से वो बिलोंग करती है। तो ये वो इलाके हैं जो बिल्कुल पाकिस्तान के सामने हैं, ना अगर आप पत्थर भी मारोगे तो दूसरी जगह पड़ सकता है। तो जीरो लाइन पे, नोमैंस लैंड पे और बिल्कुल बॉर्डर जो है वहां पर जो ह्यूमैनिटेरियन लॉ है उसको मद्देनजर देखिए, रख के जो जवाबी असलम कार्रवाई भाई करनी आपने चाहिए। कहा इन्होंने भी करना की बात की, इन्होंने भी करना की बात की, उसका हल क्या है? सेफ्टी मेयर्स मार्क ड्रिल हुई, बैंकर जैसे हमारे पास बंकर है। देखिए, ये जो शेलिंग वगैरह जहां एलओसी वायलेशन होती रहेंगी उसकी और प्रोटेक्शन करने के लिए अदरवाइज भी चाहिए बंकर्स लोगों को, जैसे हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर बने हुए हैं जो आईबीपी है, ऐसे ही बंकर लोगों को सेफ्टी के लिए हर घर में बना के देने चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। जो भी बॉर्डर पे लोग रहते हैं, चाहे उड़ी है, करना है, टंगधार है, जो भी है, ये हम एक हो, और ताकि सेफ्टी जो करनी है वो डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट में गवर्नमेंट का काम है, इलेक्टेड गवर्नमेंट का काम। ये क्या आप, तो हम इसको कंक्लूड करेंगे। तो मैडम आप थोड़ा बताइए, आप सजेशन तो आपने दिया पीस होना चाहिए, तो हमने भी कहा कि भाई पीस तब हो सकता है, तो जैसे हमने कहा कि ये जो पानी और जो खून इकट्ठा नहीं चल सकता। जब टेररिस्ट एक्टिविटी होती है तो जो इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में, तो हमने जो लोग हैं पाकिस्तान के, जहां जो पीओके के, उन्होंने रेज करना चाहिए 22 कि भाई हिंदुस्तान के साथ रिलेशन ठीक करो, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिकल और टेररिज्म को खत्म। टेररिज्म जो वहां की जनता है ना वो भी यही चाहती, कोई जनता कोई बंदा नहीं जाएगा कि टेररिस्ट एक्टिविटी हो, जो भी पीस लविंग सिटीजन होगा। तो प्लीज आप कह रहे, फिर असलम भाई को पूछेंगे, फिर खत्म करेंगे। जी, मैं भी यही चाहती हूँ हर कोई जनता यहाँ पे जो भी है, आम नागरिक हो, कोई भी हो, वो भी यही चाहता है कि पीस ही पीस हो हर जगह। पीस के बगैर कोई ऐसा चीज नहीं है जिसकी वजह से हमारा देश डेवलपमेंट कर सकता है। अगर पीस होगा कंट्रीज में, स्टेट्स में, हर किसी जगह, तभी आगे बढ़ सकती है कंट्री। वरना अगर कोई जैसे कहीं टेररिज्म हो रहा है, तो कहीं पे कुछ हो रहा है जहाँ पे इनोसेंट किलिंग्स हो रही है, काफी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, उस वजह से तो नुकसान हो रहा है। और बाकी जो मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान है, हमारी नेबरिंग कंट्रीज काफी सारी है, और जो इंडिया है, मैं चाहती हूँ कि ये सारे मतलब इसमें अपना अपना रोल करे। और जो हाँ, हाँ, जो आपने कहा कि बंकर बना के दें, जहाँ पे जो बॉर्डर एरियाज़ पे रहते हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान अल्टीमेटली तो उन्हीं को होता है। जब भी वहाँ पे कुछ बॉर्डर एरियाज़ पे शेलिंग हो या कुछ भी हो, वहाँ पे गोलियाँ चले, तो बॉर्डर एरियाज़ पे जो भी घर है, जो भी मोहल्ले हैं, जो भी गाँव है, वहाँ पे ज़्यादा उनको नुकसान होता है। उनको बंकर बना के दें, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ ऐसी सिचुएशन आए आगे। हाँ, पाकिस्तान भी पीस बनाए, हम भी पीस बनाए, इंडिया भी पीस बनाए, जिसकी वजह से आगे कुछ डेवलपमेंट होने की आसार नजर आए। अभी एक ही हल है, पीस। उसके बगैर अगर हम और इसको बढ़ाएंगे आगे,
इंडिया फिर करेगा, फिर से पाकिस्तान करेगा, फिर से इंडिया करेगा जवाबी कार्रवाई, वो सब, ये सब उसकी वजह से तो नुकसान ही हो रहा है। पहले बॉर्डर एरियाज पे, फिर जम्मू, फिर वहां पे वो हमारे रिश्तेदार है, वहां पे भी यहाँ पे भी। जम्मू में मेरे रिश्तेदार है, जैसा कि असलम भाई रहता है वहां पे भी असलम साहब के भी रिश्तेदार है, काफी सारे। हम तो चले आए, बाकी जो वहां पे ही है उनको तो नुकसान हो रहा है, हमें भी नुकसान हो रहा है उनकी वजह से। पूरे देश की इकोनॉमिक हो, फाइनेंशियल हो, जो भी होता है पॉलिटिकल, नुकसान तो हो रहा है हमें भी और पाकिस्तान को। ताकि हम चाहते हैं कि टेररिज्म खत्म हो, दोनों कंट्रीज है आपस ठीक में है, पीस बना। तो असलम भाई को दो मौका, ये भी अपनी बात रखेंगे। असलम भाई थोड़ी बात करें, थोड़ा नीचे हो जाए। बिल्कुल, जैसा कि हमने जनरल एक ऑब्जर्वेशन की कि जब तक ना पीस होगा तब तक डेवलपमेंट नहीं होगी, जब तक ना किसी नेशन की पॉपुलेशन स्ट्रांग होगी वो नेशन कभी सुपर पावर नहीं बन सकता। जंग की वजह से सालों मुल्क जो है वो पीछे चले जाते हैं, जिसमें दुनिया में सबसे बड़ी मिसाल हिरोशिमा नागासाकी है। तो अब इंटरनेशनल कम्युनिटी को, चाहे वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो, चाहे हमारा खुद का सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, जिनका रोल ऐसे में बन जाता है सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने का, या उन लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने का जो विक्टिम्स हो, चाहे एलओसी विक्टिम हो या ट्राइबल पॉपुलेशन हो, चाहे वुमेन हो या चिल्ड्रन हो या वार विक्टिम्स हो। तो हर किसी को अपना अपना रोल निभाना है, तभी जाकर के मुमकिन है कि हम इंसानियत को बचा सके, ताकि हम इंसानी जो कदरें हैं इसको लेकर के इस मॉडर्न दौर में चल सकें। यही फर्क होगा स्टोन एज में और मौजूदा दौर की सरकार में, मौजूदा दौर के इंसान में, क्योंकि हम टेक्निकली सोचते हैं, हम जियोपॉलिटिक्स पे नजर रखते हैं, हम कानून पढ़ते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ये देश अंग्रेजों का देश अब नहीं रहा, ये एक जमहूरी मुल्क है। तो जमहूरियत में हर किसी शहरी को उसके हकूक अगर मिले, अगर हमारे हकूक की प्रोटेक्शन जो गारंटीड है कॉन्स्टिट्यूशन में वो हो, तभी जाके हम अपनी कौम को जिंदा दिल कौम कह सकते हैं। अदरवाइज जानवरों की तरह हम आए और चले गए, और जानवरों की तरह हमारा नाम भी कोई लेने वाला नहीं होगा। तो लीडरशिप की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोकल लीडरशिप की भी है। और जैसा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने आर्मी चीफ्स के साथ मीटिंग की, चाहे वो एयर मार्शल हो, चाहे नेवल के एडमायरल हो, चाहे सीडीएस हो या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, तो उनका भी अपना जो रोल बनता है, हम उम्मीद करते हैं कि वो पॉजिटिव होगा और पीस की तरफ होगा, जंग की तरफ नहीं होगा। तो असलम भाई में यही निकला जो हमने बात की कि भाई दोनों देशों में और खासकर पाकिस्तान के और जो पीओजे के लोग हैं उस साइड पे, इन्होंने प्रेशर क्रिएट करना चाहिए कि डेमोक्रेसी जो है वो प्रिवेल करे, जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है उसकी डोमिनेंस रहे। देखिए इमरान खान को अभी ये ढूंढ रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि भाई भाई आप अपने जो वर्कर्स हैं, अपने जो सपोर्टर्स हैं, उनको कहो कि भाई सपोर्ट करें इस मुहिम में। भाई देखिए आप 2 साल को उसको जेल में डालें और वो उसकी डोमिनेंस ये है कि पब्लिक में ज्यादा मुझे लगता है पॉपुलर है, तभी ये लोग कह रहे हैं। तो इन लोगों को ये समझना चाहिए, वहां के लोगों को, जब इलेक्शन में वोट डालते हैं तो वो पॉलिटिकल सिस्टम इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, इसमें फेयर इलेक्शन होने चाहिए, इंडिपेंडेंट इलेक्शन हो और ये लोग सोचें पाकिस्तान के कि किसको बनाना है, और ये भी समझें कि भाई हमें ये किसी दूसरे मुल्क के सहारे जो हमारी इकॉनमी है वो नहीं होनी चाहिए। चाइना ने पूरा डेट ट्रैप लगा लिया है सी पैक में, आप जानते हैं सारा वो। और एक मैं आप बता दूं, अगर बलोचिस्तान आजाद हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, तो चाइना बलोचिस्तान के साथ गठजोड़ कर लेगा। ही इज कन्फाइंड टू बिजनेस इकॉनमी, जैसे उसने अफगानिस्तान के साथ गुड रिलेशन रखे। उसको अपना माल बेचना है, माल उसका चाइनीज जो आपके जो उनका रडार सिस्टम था ना, एयर जो डिफेंस सिस्टम था वो फेल हो गया और चाइना को ये रियलाइज हो गया
कि मैं जो बना रहा था, तो उसको जो उसने एयर डिफेंस सिस्टम दिया था ना, वो बड़ा वीक था, वो लो ग्रेडेड था। तो अभी वो उसको, जैसे हमारे जहां पे S-400 इस्तेमाल हुए, एयर जो डिफेंस टेक्नोलॉजी थी, और उसने एक भी जो यहाँ पे 8 तो जम्मू में गिरे थे, 8 जो ड्रोन हमले मिसाइल, और बाकी पठानकोट पे भी हुआ, कटरा में हुआ, किश्तवाड़ में हुआ, उनको सभी को फेल किया। तो ये बातें जो हमने की, तो ये जो पाकिस्तान की बेटर जो सेंस प्रिवेल करने चाहिए उनके लोगों की, और कश्मीरी लोगों को, जम्मू कश्मीर के मैं पूरे को कहूंगा, ये जो, क्योंकि हमारा टूरिज्म जहां पे कितने दूर हम पहुंच गए थे, जो हमारी तरक्की कितनी थी, एक जो इस वैली ने कश्मीरियत है, जमहूरियत है, इंसानियत की बात है। और पूरा कश्मीर, जम्मू कश्मीर पूरा बंद हुआ था जब से। वैसे तो ऐसी बात नहीं है, कोई ब्लैक शीप भी हो सकते हैं जो अमन नहीं चाहते हैं, तो अमन ही एक हल है आगे इंसानियत को बढ़ाने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए, जो प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए। तो हम इसी होप के साथ मैं ये इजाजत लेता हूं कि जो यहाँ पे वॉरलाइक सिचुएशन बनी हुई है, एस्केलेट हुई है, ये नीचे आ जाए। तो आप धन्यवाद करिए जो हमारे दर्शक हैं। थैंक यू, और मैडम को भी कह दिए थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने हमें अपने नमस्कार, साथ- थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, जी, थैंक यू।